कॉमर्स एक्सिस। हेलो फ्रेंड्स, हमारी आज है मनी एंड बैंकिंग की सेकंड क्लास। जैसे कि कल वाले चैप्टर क्लास में हमने अपना मनी को कंप्लीट किया था, आज हम अपना बैंकिंग को कंप्लीट करेंगे। हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से एक सेंट्रल बैंक जो कि हमारा आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो अपना काम करता है। और ये मतलब ये चीज़ सुनिश्चित करता है कि मार्केट में जो है पूरी की पूरी क्या बनी रहे, एक मनी सप्लाई, एक मनी चेन बनी रहे, और बैंक्स को क्या करता है, गवर्न करता है। ठीक है। अब आप लोग अपने अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और सबको बताइए कि किस तरीके से हम एक फ्री बैच लॉन्च किए हैं पूरा का पूरा। और आपको एक मतलब बिना किसी एक विदाउट मनी हम लोग अपना पूरा एक बैच आपको दे रहे हैं। ठीक है। तो हम लोग मनी का अपना पूरा कल कंसेप्ट को कल क्लियर किया था। अगर आप इस सारी क्लास के साथ में डायरेक्ट जुड़ रहे हो ना तो प्लीज़ कल वाली वीडियोज़ को जरूर देखिए, तभी आपको समझ में आएंगी। कुछ चीज़ें हैं इसमें ऐसी बैंकिंग में जो कि हमारी मनी से रिलेटेड। आज हम लोग अपना बैंकिंग को स्टार्ट करेंगे, तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। देखो बैंकिंग क्या होता है। तो बैंकिंग देखो हम लोग देखते रहते हैं यार आम भाषा में कि मतलब बैंक जाना है, बैंक में अकाउंट खुलवाना है, बैंक को लिंक करवाना है। बट बैंक होता क्या है? बैंक मतलब आम तौर पे अगर हम लोग बोलेंगे तो बैंक करता क्या है, बैंक का काम क्या होता है? जो बैंक का काम है ना वही बैंक है। किस तरीके से कि बैंक हमसे पैसे लेता है, हमारा डिपॉजिट लेता है। इसका मतलब ये नहीं कि मतलब हमसे घूस लेता है या हमसे वसूलता है, इस तरीके से नहीं। मतलब हमसे पैसा लेता है कि हमने अपना डिपॉजिट करवाया, ठीक है, तो उस तरीके से पैसा ले लिया और फिर जिसको लोन की ज़रूरत होती है उसको थोड़े ज़्यादा रेट पे देता है। मतलब आपको 3.5 पे देता है और आपके डिपॉजिट पे, और जो इंटरेस्ट जो देता है वो 12, 13, 14, 15% पे देता है। तो बीच का जो मार्जिन होता है ना, ये इसका क्या होता है, अर्निंग होती है। ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, बैंक चलता है। और भाई देखो बिना प्रॉफिट के कोई भी चीज़ नहीं चल सकती, तो बैंक भी अपना प्रॉफिट देखता है। इसमें कोई गंदी चीज़ नहीं कि मतलब भाई वो इतना ज़्यादा हाई चार्ज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, चलो ठीक है, वो बात अलग है कि मतलब लो चार्ज करना चाहिए, कुछ भी करना चाहिए। बट हाँ देखो, बिना प्रॉफिट के कोई बिजनेस रन नहीं करता। ठीक है। तो बैंक हमारा क्या है, इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन विच रिसीव्स फंड्स फ्रॉम द पब्लिक। ठीक है। रिसीव किया किस तरीके से, बाय डिपॉजिट के द्वारा, एंड गिव्स लोन्स एंड एडवांसेस टू दोज हु नीड दैम। ठीक है। और लोन्स एंड एडवांसेस देता है किसको, जिसको उसकी क्या है, जरूरत है। बैंक यह एक ऐसी संस्था है जो जनता से धन प्राप्त करती है और जरूरतमंद लोगों को ऋण और अग्रिम देती है। ये बैंक की क्या हमारी डेफिनेशन होगी। अब बैंकिंग का मतलब क्या होता है? बैंकिंग हैज़ बीन डिफाइंड एज एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक विच आर पेबल ऑन डिमांड और विड्रॉल्स बाय चेक, ड्राफ्ट, ऑर्डर और एटीएम। देखो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी एक डेफिनेशन दी गई किसकी, बैंकिंग की। बैंकिंग क्या करता है, बैंकिंग जनता से पैसे लेता है, मतलब हम लोगों से पैसे डिपॉजिट करवाता है। किस उद्देश्य से कि जब किसी को ज़रूरत होगी तो उसको हम क्या करेंगे, देंगे। ठीक है। उसको जब ज़रूरत होगी तब हम देंगे। लेकिन हमारा क्या है कि अगर आपको अपने पैसे की ज़रूरत है, मतलब ऐसा थोड़ी कि आपने अपना 1,000 रुपये डिपॉजिट करवाया बैंक में जाके, तो आपका जो अमाउंट है ये उठा के दे दिया और फिर आपने कहा कि भैया मेरे को पैसे चाहिए 1,000 रुपये जो मैंने कल आपसे डिपॉजिट करवाया था, तो आपको बोले कि हमने तो किसी को लोन दे दिया, अब हम लोग नहीं दे पाएंगे। बैंक ऐसा नहीं कर सकता। जब आपको ज़रूरत है अपने 1,000 रुपये की, तो बैंक क्या करेगा, आपको वो अपने आपके 1,000 रुपये प्रोवाइड करवाएगा। किस तरीके से, पब्लिक विच आर पेबल ऑन डिमांड। ठीक है। जब आपको ज़रूरत होगी उस टाइप पे आप निकाल सकते हो, चेक के द्वारा, ड्राफ्ट के द्वारा या फिर एटीएम के द्वारा। तो यही क्या होता है, यही हमारा क्या होता है, बैंक होता है। ठीक है। बहुत लल्लू सी डेफिनेशन है यार, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो अब क्या था हमारा, देखो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमको पढ़ने की भी जरूरत है ये वाला चैप्टर स्टार्ट करने पे। सबसे पहले क्या है, हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी क्या होता है कि कोई भी मनी जो किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा क्रिएट की गई, और आरबीआई ही है जो इंडिया में क्या करता है, मनी को क्रिएट करता है। ठीक है। और किसी का अथॉरिटी, आपने कभी देखा है एसबीआई ने मनी जारी कर दी हो, एसबीआई ने अपना एक नोट निकाल दिया हो और जिसपे एसबीआई के मतलब ब्रांच मैनेजर का अपना एक सिग्नेचर हो कि भैया लंच के बाद आना तभी मिलेगी, ऐसा नहीं होता ना। तो क्या होता है कि इट इज़ अ मनी क्रिएटेड बाय द आरबीआई। आरबीआई जो भी कुछ मनी बनाएगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, हाई पावर्ड मनी कहेंगे। फिर आता है हमारा एलआरआर। एलआरआर का क्या मतलब होता है, एलआरआर का मतलब होता है लिक्विडिटी रिजर्व, लीगल रिजर्व रेशियो, अ सर्टेन मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट्स विच इज लीगली, ठीक है, इसका नाम ही है लीगल रिजर्व रेशियो, कंपलसरी फॉर द बैंक्स टू कीप एस कैश। जैसे हमारा एसएलआर होता है, सीआरआर होता है, मैं भी आगे पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। तो एलआरआर का ही ये पार्ट्स होते हैं, सीआरआर, एसएलआर और फिर रिजर्व रेशियो ताल्लुक होता है। ठीक है। तो ये एलआरआर के पार्ट्स होते हैं, ये चीज़ याद रखना। फिर सेंट्रल बैंक, इट इज़ द प्रिंसिपल बैंकिंग एंड मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन ऑफ अ कंट्री बोलोगे, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए, विच हैज़ द मोनोपोली टू इशू नोट। ठीक है। सेंट्रल बैंक हर कंट्री में जो भी वो नोट छपेगा वो सेंट्रल बैंक ही छाप सकता है, कोई और बैंक या कोई अथॉरिटी नहीं छापती। ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। अब आप मतलब ये चीज़ आपको
बचपन से पता होगी कि सिर्फ और सिर्फ कौन, आरबीआई ही बैंक छापता है, क्योंकि मनी की वैल्यू सबको ही पता है। आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं ना, उस पर सिग्नेचर करता है अपना वो, क्यों? क्योंकि आरबीआई का जो गवर्नर होता है वही बैंक को क्या करता है, इशू करता है आगे। ठीक है, ये 3 चीज़ें समझ में आई। चलो आगे देखते हैं, व्हाट इज सेंट्रल बैंक। और सेंट्रल बैंक की अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दी गई। एन अमेरिकन एक्सपर्ट रेमंड पी कैंट थे, उन्होंने क्या कहा, एज उन्होंने इस सेंट्रल बैंक को एज एन इंस्टीट्यूशन विच इज चार्ज विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी of managing the expansion and contraction of the volume of money in the interest of general public welfare। बहुत ज़्यादा सुंदर डेफिनेशन है कि मतलब मनी की लोगों के वेलफेयर के लिए जब मनी का एक्सपेंड कर दिया इसका मतलब नई करेंसी को इशू कर दिया जाए, कॉन्ट्रैक्ट कर दी जाए, कि मतलब इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा हाई है, लोग चीज़ें खरीद नहीं पा रहे, तो कॉन्ट्रैक्ट करो, मतलब मनी को कंट्रोल करो, मार्केट में ख़त्म कर दो पैसे को। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि लोग ऐसा कम पैसा पहुंचेगा, जब कम पैसा पहुंचेगा तो कम चीज़ें खरीदेंगे, और जब कम चीज़ें खरीदेंगे तो डिमांड फॉल कर जाएगी, और डिमांड फॉल करने से मनी के जो प्रोडक्ट के जो प्राइस है वो भी फॉल करेगा। मैंने आपको डिमांड एंड सप्लाई में चीज़ अच्छे से पढ़ाई है। ठीक है, तो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मनी जो मॉनिटर करता है वो सेंट्रल बैंक ही करता है। कभी आपने सुना है कि एसबीआई की कोई अपनी एक मॉनेटरी पॉलिसी आ गई हो, एसबीआई ने कहा कि भैया हम क्या करेंगे, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे, ऐसा हुआ है कभी इंडिया में? कभी नहीं होता, इंडिया में तो एटलीस्ट नहीं होता। हाँ, उन कंट्रीज़ में हो सकते हैं जैसे पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ में जहाँ पे मतलब पैरेलल चीज़ें चलती रहती हैं कि अलग अलग लोग अलग अलग बातें करते हैं, तो इंडिया में ऐसा नहीं होता। ठीक है, इंडिया क्या, मैं तो कहूँगा किसी भी अच्छी इकोनॉमी में ऐसा नहीं होता कि कुछ 2-3 लोग अपनी अपनी अलग अलग पॉलिसीज़ बना रहे हैं और अलग अलग गवर्न कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मार्केट में देखो 2 ही तरीके की पॉलिसीज़ आती हैं, एक आती है हमारी फिजिकल पॉलिसी, एक आती है हमारी मॉनिटरी पॉलिसी। ठीक है, फिजिकल पॉलिसी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आती है, मॉनेटरी पॉलिसी हमारी आरबीआई लेके आती है। मॉनेटरी पॉलिसी ही है क्या, पैसा छापना, कंट्रोल करना, ये सब कुछ। और फिर देखो फिजिकल पॉलिसी क्या होती है, गवर्नमेंट जो बजट लेके आती है ना हर साल, उसी को हम लोग फिजिकल पॉलिसी कहते हैं। ठीक है, अब देखो हेटरी जी ने कहा, इन्होंने कहा कि लैंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, कि मतलब जिसके पास में सबसे ज़्यादा अंतिम उपाय बचे, किस पास में, गवर्नमेंट के पास में, वही क्या हमारा सेंट्रल बैंक है। द स्टेटस ऑफ द बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स डिफाइंस। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, द बैंक इन एन एनी कंट्री टू विच हैज़ बीन इंटरेस्टेड द ड्यूटी ऑफ रेगुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ करेंसी एंड क्रेडिट इन दैट कंट्री। ठीक है, कोई भी ऐसा बैंक जो क्या कर रहा है, जो कि रेगुलेट कर रहा है किसको, वॉल्यूम ऑफ करेंसी को, या फिर क्रेडिट मतलब लोन वगैरह एडवांसेज देना, उन सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, वही क्या है, उस कंट्री का सेंट्रल बैंक। और इंडिया के केस में उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर आरबीआई। ठीक है, बैंक की मतलब समझ में आया, सेंट्रल बैंक का क्या मतलब होता है, अलग अलग डेफिनेशन बताई। चलो आगे देखते हैं, फंक्शंस ऑफ द आरबीआई। देखो आरबीआई में कुछ बड़ा है नहीं यार, कहूँगा कुछ भी बड़ा नहीं है, बस आप फंक्शन से याद कर लो, और याद भी क्या करना है आपको पता ही है। तो करेंसी अथॉरिटी होती है कि मतलब इसके अलावा कोई और क्या करता है, अथॉरिटी को, करेंसी को जारी नहीं कर सकता। किसी और का साइन देखा आपने कभी कि एसबीआई ने करेंसी जारी कर दी हो, पीएनबी ने कर दी हो? भाई कभी नहीं करती। कौन जारी करता है, सिर्फ और सिर्फ आरबीआई, और उस पर किसका, आरबीआई की मोहर होती है। लैंग्वेजेस में लिखा होता है, कितनी लैंग्वेजेस होती हैं ये लोग आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, बैंकर टू द गवर्नमेंट होता है, इसका मतलब क्या है कि जब अगर कि बैंक को कभी ज़रूरत पड़ी, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कभी ज़रूरत पड़ी कि हमें पैसा चाहिए, तो किसके पास में जाएगा, एसबीआई के पास में नहीं, वो किसके पास में जाएगा, डायरेक्ट आरबीआई के पास में जाएगा कि भैया हमें पैसे की ज़रूरत है, हमें पैसा दो। और उसके बाद में एक और काम क्या होता है ना, कि ये काम होता है कि अगर मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जैसे कुछ भी ज़रूरत है मार्केट में कि मुझे पैसा चाहिए, या फिर मतलब कि ऐसी कोई भी चीज़ जिस पे गवर्नमेंट को ऐसे राय चाहिए कि भैया कि मार्केट में किस तरीके से हम लोग इन्फ्लेशन को कम वगैरह कर सकते हैं, तो आरबीआई से ही लेता है। ठीक है, आरबीआई की कमेटीज़ बनती हैं, आरबीआई के गवर्नर्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसको अपॉइंट करती है, उसके द्वारा वो राय लेता है कि हम किस तरीके से इन चीज़ों को कंट्रोल में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बैंकर टू द गवर्नमेंट कहा जाता है। बैंकर्स बैंक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सभी बैंक से ऊपर होता है, मतलब कि आरबीआई जो होता है हमारा, आरबीआई वो क्या करता है, वो जितने भी हमारे यहाँ पे कमर्शियल बैंक, रूरल बैंक, जितने भी बैंक्स हैं यार इंडिया में, उन सबको कौन, आरबीआई ही गवर्न करता है। ठीक है, कोई और बैंक गवर्न नहीं कर सकता। आपने कोई सुना है कि एसबीआई ने पीएनबी को निर्देश दे दिया कि भैया आप क्रेडिट कंट्रोल में करो, मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ गया है? नहीं होता, क्योंकि आरबीआई क्या है, बैंकर्स बैंक है, और क्या है, सुपरवाइजर है। अगर कोई भी बैंक
रातों रात मतलब कंगाल हो गया है, या मतलब मान लो कि आप वो खाली हो गया, बैंक रन हो गया। बैंक रन एक बैंकिंग में टर्म यूज़ होती है, इसका मतलब ये है कि जो सबके सब लोग जल्दी जल्दी में पैसा निकालने लग जाए, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बैंक रन कहते हैं। तो बैंक रन की सिचुएशन इंडिया में कई बार आती है, जैसे पीएमसी में भी आई थी, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक जो था हमारा। तो उस टाइम पे आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने उसके अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया, क्योंकि अगर आरबीआई उस बैंक्स को फ्रीज नहीं करती, लोगों ने कहा कि भैया हमारा पैसा है, आरबीआई किस तरीके से फ्रीज कर सकती है, आरबीआई कर सकती है। क्यों? क्योंकि देखो आपको इस सिचुएशन बताता हूँ कि उस हर बैंक में क्या होता, घोटाला हुआ था, ठीक है। घोटाला हुआ, लोगों का वो ट्रस्ट उठ गया। जैसे लोगों का ट्रस्ट उठा तो लोगों ने कहा भैया बैंक कभी भी डूब सकती है, मेरा सारा का सारा पैसा मैं अपना सिक्योर कर लूँ। तो बैंक में घोटाला हो गया, मतलब आपने मान लो कि बैंक के पास में 100 रुपये डिपॉजिट थे या 1 लाख रुपये डिपॉजिट था, और वो बहुत सारे लोगों का था, ठीक है। किसी का 10,000 है, किसी का 20,000 है। और इसमें जब घोटाला हुआ तो इसमें से कितना पैसा, मान लो कि 50,000 रुपये जो था वो घोटालेबाज लेके भाग गया, और सिर्फ और सिर्फ इसमें 50,000 बचा है। और जब 50,000 बचा है, जब सबके सब बैंक रन की सिचुएशन है, सबके सब लोग अपना पैसा निकालने के लिए भाग रहे हैं, तो क्या लोगों को 1 लाख रुपये मिलेगा? नहीं मिल सकता। तो आरबीआई ने कहा भैया आप रुको, हमको पहले जितना ही पैसा लेके भाग गया है, जो उसका मालिक जो है, उसको हमसे पैसा लेने दो, उससे हम इसमें डिपॉजिट कर देंगे, आपका 1 लाख रुपये वापस आ जाएगा, आप 1 लाख रुपये अपना पूरा निकाल लेना। आपको इस टाइम पे 1 लाख रुपये नहीं मिलेगा तो आप सोचो कि मेरा पैसा तो गया, तो आपको कुछ भी पैनिक हो सकता है मार्केट में। इसके लिए बैंक क्या करती है ना, आरबीआई बैंक्स में अकाउंट्स को फ्रीज कर देती है, ठीक है। ये सिचुएशन मैंने आपको बता दी। तो इस तरीके से बैंकर्स बैंक आ जाता है कि जिस समय पे अगर कोई भी घोटाला हुआ, कुछ भी, मतलब मान लो एसबीआई को अगर जरूरत है पैसे की, तो वो क्या करेगा, वो आरबीआई के पास में जाएगा कि भैया मुझे एक रात के लिए इतने करोड़ों रुपए की जरूरत है। ये कुछ वो 10-20 लाख रुपए मांगने जाते हैं, करोड़ों रुपए मांगने जाते हैं, ठीक है। तो इसने कहा मुझे इतना रुपया दे दो, मैं आपको 1 हफ्ते बाद लौटा दूंगा। जो होता है ना रेपो रेट्स, रिजर्व रेपो रेट्स, मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। वो सब यही होता है। तो ये बैंकर्स बैंक में ही आता है कि मेरे को 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, आप मुझे आज दे दो, मैं आपको कल या 1 हफ्ते बाद लौटा दूंगा। आरबीआई कहता है ठीक है भाई ले जाओ, बट मुझे कुछ सिक्योरिटी चाहिए। बैंक कहता है भैया आप तो हमारे अन्नदाता हो, आपको क्या सिक्योरिटी चाहिए? बोलता है कि अपने कुछ डिपॉजिट्स का हमारे पास में रिजर्व रखो, ठीक है, कि आप इतने से ज़्यादा क्या नाम है सिर्फ बैंक लोन नहीं दोगे, तो हम आपको दे सकते हैं कि भाई आप आज 100 करोड़ रुपए ले गए, आपने सारा का सारा कल को उड़ा दिया, तो हम कहाँ से ला के देंगे? आप तो बैंक रन हो गए, हमारे तो नुकसान हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती है ना, तो मैं आपको बताऊंगा कि रिजर्व रेशियो, रेपो रेट किस तरीके से काम करता है। बट अभी आप ये चीज़ समझिए कि बैंकर्स बैंक है, तो बैंकर्स बैंक में ये सब चीज़ें आती हैं। फिर कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, मैंने आपको बता दिया कि पैसा छापना और उसको कम छापना, ज़्यादा छापने, सब किसके हाथ में? आरबीआई के हाथ में है। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है, जितना ही फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व होता है ना, वो किसके पास में जाता है? आरबीआई के पास में जाता है। देखो आजकल तो भाई फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में नए नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। मैंने एक वीडियो बनाई है फॉरेन रिजर्व के ऊपर, तो आप उस वीडियो को जरूर देखो, और उससे इंडिया को फ़ायदा क्या होता है वो चीज़ भी आपको उसमें पता लगेगी, ठीक है। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी बैंक के पास में पैसा नहीं बचता तो वो आरबीआई के पास में ही जाती है पैसा लेने के लिए। स्टेबलाइजेशन बाय सेंट्रल बैंक, ठीक है, ये क्या करता है? स्थिरीकरण करता है मार्केट में, ठीक है, मार्केट में स्टेबलाइज करता है। कौन? हमारा आरबीआई, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई है आपको सारी की सारी? ये क्या था हमारी? ये फंक्शंस ऑफ आरबीआई थे। अब देखो कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई है, इसमें देखो दो चीज़ें होती है, एक क्या होता है हमारा, एक होता है हमारा क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, एक होता है हमारा क्वालिटेटिव। तो लोग आपको ये क्वालिटेटिव ज़्यादातर स्किप कर देते हैं, बट मैंने इसमें डाला है कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी क्वेश्चन आए और आप उस चीज़ का आंसर नहीं कर पाएँ, फिर आप बोलेंगे कि ये तो सर आउट ऑफ कोर्स था। आउट ऑफ कोर्स कुछ नहीं होता, बट ये होता है कि कोई आपको पढ़ाएगा नहीं ये सब चीज़ें। तो देखो सबसे पहले क्या होता है हमारा क्वांटिटेटिव में बैंक रेट पॉलिसी आता है, नोट डाउन कर लीजिए। ओपन मार्केट ऑपरेशंस आता है। लीगल रिजर्व रेशियो मैंने आपको बताया एलआरआर, तो इसमें सीआरआर और एसएलआर आता है हमारा, ठीक है। ये दोनों चीज़ें किसमें आती है? हमारी एलआरआर में आती है। देन हमारा आता है मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, मॉरल सुजेन आता है हमारा, एंड आता है हमारा सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। नोट डाउन कर लो, मैं आगे आपको मतलब बजट वाला जो चैप्टर है उसमें पढ़ाऊंगा, तो उसमें आपको एक ही चीज़ें क्लियर करता हो जाऊंगा कि मतलब किस टाइम पे गवर्नमेंट कितना किस चीज़ को बढ़ाती है, किस चीज़ को कम करती है। सीआरआर किस गवर्नमेंट किस टाइम पे बढ़ा देगी, मतलब इतना हमको रिजर्व रखना है, किस टाइम पे कहेगी गवर्नमेंट आरबीआई की हमको कम करना है, ठीक है, क्यों कहेगी। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, गवर्नमेंट किस टाइम पे इशू करेगी बॉन्ड्स को, किस टाइम पे खरीदेगी, आगे बताऊंगा। बैंक रेट पॉलिसीज, मतलब वही अपना सब कुछ कि रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट्स, गवर्नमेंट आरबीआई किस टाइम पे घटाएगी, किस टाइम पे कम करेगी, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा इन्फ्लेशन वाले चैप्टर में हमारे। तो अभी आप बस इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए और याद करना कि हमारे
क्वांटिटेटिव में क्या है, देखो क्वांटिटेटिव ये इसलिए है ना क्योंकि इसमें कुछ एक परसेंटेज यूज़ होती है, मतलब मनी का यूज़ होता है। बट इसमें क्या है कि इसमें कुछ भी परसेंटेज वगैरह यूज़ नहीं होती। ठीक है, एक क्वालिटी इसको देख के किया जाता है, मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स हो गया, हमारा मॉरल डिज़ाइन हो गया, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल हो गया, ये सब कुछ। ठीक है, तो ये हमारी चीज़ें होती हैं। अब देखो आपको मनी मैंने पढ़ा दिया था कल वाली क्लास में, आज की क्लास में मैंने आपकी बैंकिंग कंप्लीट कर दी। अब हमारे क्या था, ये वाला चैप्टर क्या हो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब हमारे चैप्टर में क्या है, कुछ भी बचा नहीं। ठीक है, मनी एंड बैंकिंग हमने क्या कर दिया, अपना कंप्लीट कर दिया है। और अब हम आगे अपना इन्फ्लेशन करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास से। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। उनको बताइए कि किस तरीके से हम कॉमर्स एक्सेस एक फ्री बैच दे रहे हैं, पूरा का पूरा, एक भी आपसे पैसा चार्ज नहीं कर रहे, और आपको किस तरीके से फ्री बैच दे रहे हैं। और देखिए यार, आप लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को अभी बताइए कि किस तरीके से आपके चैनल को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और हमारे चैनल को मतलब अभी हम लोग क्या है, नए हैं। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर कीजिए, लोगों को भी पता लगना चाहिए ना कि हम लोग किस तरीके से पढ़ा रहे हैं और किस तरीके से नई नई वीडियोस आ रही हैं इस पर। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग अपने नेक्स्ट वाली क्लास में मिलेंगे जिसमें हम लोग अपने इन्फ्लेशन को पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।